तो आज के लिए सबसे पहला टास्क क्या है? हम लोगों को नोट डाउन करना है कि हम लोगों ने सुबह से अभी तक क्या-क्या खाया है। सिंपल है, सब लोग कर लेंगे। ब्रेकफ़ास्ट हमने किया होगा, लंच किया होगा, उसके बीच में कुछ खाया होगा, शायद नाश्ते के पहले भी कुछ खाया हो। बहुत ही अ, मज़ेदार और बहुत इंटरेस्टिंग वो होती है, चाय बिस्किट के साथ लोगों की शुरुआत होती है। क्या-क्या आपने सुबह से अभी तक खाया, उसको नोट डाउन करना है आपको पेन और पेपर पे, पेन से पेपर पे और किसी को बताना नहीं है, सिर्फ़ आपको नोट डाउन करना है। आपको इस पूरे सेशन के दौरान समझ में आएगा कि आपने जो खाया है, वो आपके शरीर के लिए कितना हेल्पफुल है। तो अब मैं अपनी बात शुरू करती हूँ, जैसे कि मेरा प्रेज़ेंटेशन आज का है, द हेल्दी प्लेट, सेलुलर न्यूट्रिशन बियॉन्ड कैलोरीज़। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग खाना तो खाते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग शायद यही करते हैं कि पेट तो भर रहा है हमारा, हम अपनी भूख को तो सैटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन क्या हम अपने शरीर को न्यूट्रिशन दे रहे हैं? ये ही आज का हमारा विषय है कि हम अपने शरीर को न्यूट्रिशन कितना दे रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है कैलोरी बेस्ड न्यूट्रिशन या सेलुलर न्यूट्रिशन। कैलोरी बेस्ड न्यूट्रिशन क्या होता है? कैलोरी बेस्ड न्यूट्रिशन एक मोटा-मोटा कंसेप्ट है कि हम कितनी कैलोरीज खाते हैं और हम कितनी कैलोरीज खर्च करते हैं। तो ये सिर्फ कैलोरीज के ऊपर फोकस करके इस तरह की डाइट को हम लोग फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। यूजुअली जिनको बहुत कम समय में या वेट लॉस करना होता है वो इस तरह की न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। ऑल्दो कुछ लोग इसको अपनी आदत ही बना लेते हैं। वेट लॉस के लिए भी ये जो तरीका है न्यूट्रिशन का कितना सही है ये आगे आप लोगों को समझ में आएगा। जो एक कंसेप्ट है कि हमने कितनी कैलोरीज खाई और हमने कितनी कैलोरीज खर्च करी, इनका कंपैरिजन होता है। अगर हमने कैलोरीज ज्यादा खाई और कम खर्च करी तो हम मोटे हो जाएंगे। अगर हमने कैलोरीज कम खाई और ज्यादा खर्च करी तो हम पतले हो जाएंगे। बस ये कंसेप्ट लेकर बहुत सारी दुनिया जो है वो चल रही है। दूसरी तरफ सेलुलर न्यूट्रिशन क्या होता है? सेलुलर न्यूट्रिशन होता है कि हमारे शरीर के हर सेल को जो है वो जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, जो जरूरी पोषक तत्व हैं वो हमारे शरीर के हर सेल को मिले। अब हम सेल को कैसे समझते हैं? ऐसा समझिए कि हमारा शरीर जो है एक जैसे छोटा मोटा शहर हो गया। जैसे एक शहर में बहुत सारे लोग रहते हैं, वैसे ही हमारा शरीर बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है। जैसे एक शहर में लोग रहते हैं, उनके अलग-अलग काम होते हैं। कुछ वर्कर्स होते हैं, हमारे जैसे कुछ डॉक्टर्स होते हैं, कुछ लोगों का काम ट्रांसपोर्ट का होता है, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाना। हमारे यहाँ नगर निगम होता है जो सफाई का काम करता है। वैसा ही कुछ हमारे शरीर में होता है। हमारा शरीर के जो अलग-अलग सेल्स होते हैं, उनके जो है अलग-अलग काम होते हैं। तो अगर हम अपने शरीर में इन सारे सेल्स को न्यूट्रिशन देते हैं और उस पे फोकस करते हैं तो इसको कहते हैं सेलुलर न्यूट्रिशन। अगर हम सेल्स के न्यूट्रिशन पे ध्यान देते हैं तो हमारी हेल्थ अच्छी होती है, हम ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है। और कैलोरी और सेलुलर न्यूट्रिशन में डिफरेंस क्या होता है कि कैलोरी बेस्ड न्यूट्रिशन में हम सिर्फ कैलोरीज देखते हैं, हमारे हिसाब से सारी कैलोरीज बराबर हैं। जबकि हम सेलुलर न्यूट्रिशन की जब बात करते हैं तो हम वो कैलोरी किस सोर्स से आई है, उसमें क्या न्यूट्रिएंट्स या क्या पोषक तत्व हैं, उसके ऊपर भी हम बहुत ध्यान देते हैं क्योंकि उनका शरीर के ऊपर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। आजकल के ज़माने की जो मॉडर्न ईटिंग है उसमें प्रॉब्लम क्या है? जैसे मैंने बोला कि कैलोरीज पे ध्यान देते हैं, न्यूट्रिएंट्स पे नहीं। आपने अक्सर सुना होगा इस समय बहुत पार्टी हो गई है, चलो ऐसा करते हैं आज शाम को मैं खाना नहीं खाऊँगा। और मैंने कितने सारे लोगों को देखा है कि वो मील स्किप करना सबसे आसान तरीका समझते हैं कि उन्होंने अपना जो है बहुत अच्छे से बैलेंस कर लिया। एक टाइम पे बहुत ज़्यादा कुछ खा लिया, बहुत पार्टी कर ली, फास्ट फूड ले लिया, बहुत सारी चीज़ें ले ली और दूसरे टाइम पे उन्होंने वो मील स्किप कर दिया। दूसरी बात, जो फ़ोकस होता है और जो आजकल मिलता है, रेडीमेड का ज़माना है, टाइम किसी के पास नहीं है कि वो बैठ के खाना बनाए, जैसे हमारी मम्मी, दादी लोग बनाती थी, बहुत देर किचन में लगी रहती थी, तो रेडीमेड वो भी बाज़ार से मिला जो ले लिया वो खा लिया। उसमें जो है और प्रोसेस्ड फूड सिर्फ़ फ़ास्ट फूड नहीं होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जो फ़ास्ट फूड हैं, पिज़्ज़ा हैं, बर्गर हैं, वो ही प्रोसेस्ड होते हैं।
हम रियलाइज ही नहीं करते हैं जो भटूरा हम खा रहे हैं। इनफैक्ट जो रोटी हम खा रहे हैं, हम फैक्ट्री से पिसे हुए आटे की अगर रोटी खा रहे हैं तो वो आटा भी प्रोसेस्ड है, वो भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। रिफाइंड तेल ही अपने आप में जो है वो प्रोसेस्ड है, वो भी हमारे शरीर के लिए फायदेमंद नहीं होता है, वो भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। और हम जो है, प्लेट तो हमारी भरी हुई होती है, हम बहुत हमने पेट भर लिया आज, बल्कि ओवर ईटिंग भी हो गई, लेकिन हमारे शरीर में बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम बीमारियों को न्योता देते हैं। अब जो है, कैलोरीज की जहां तक बात होती है, तो जैसे मैंने बोला कि ये सिर्फ कैलोरी बेस्ड न्यूट्रिशन इस पे होता है कि हमने कैलोरीज कितनी ली, कितनी कंज्यूम करी और कितनी खर्च करी, लेकिन सारी कैलोरीज बराबर नहीं होती हैं। नॉट ऑल कैलोरीज आर इक्वल। कुछ गुड कैलोरीज होती हैं, कुछ बैड कैलोरीज होती हैं। उनमें डिफरेंशिएट करने के लिए मैं छोटे छोटे से 2 एग्जाम्पल दूंगी। जैसे हमने एक मीडियम साइज का एप्पल खाया, उसमें करीब 100 कैलोरीज होती हैं। अगर हम 100 कैलोरीज ही आइसक्रीम से कंज्यूम करें, तो क्या ये दोनों बराबर हैं? भाई देखा जाए तो हम 100 कैलोरीज ही खा रहे हैं, चाहे हम एप्पल खाएं चाहे हम आइसक्रीम खाएं, लेकिन एक्चुअली ये दोनों कैलोरीज बराबर नहीं है। क्यों? अगर हम 100 कैलोरीज एप्पल से ले रहे हैं तो वो कितना होगा? एक मीडियम साइज का एप्पल जो है वो 100 कैलोरी का होगा, लेकिन अगर हम आइसक्रीम खा रहे हैं तो 100 कैलोरीज कितनी आइसक्रीम में होगी? हाफ। जो छोटा सा स्कूप होता है उसका भी आधा। तो जो हम एक मीडियम एप्पल खा रहे हैं वो हमारे शरीर में जब जाएगा तो हमें पता चलेगा हमने कुछ खाया, जबकि आधा चम्मच आइसक्रीम खाने से किसी को पता चलेगा कि हमने कुछ खाया? पता ही नहीं चलेगा कि हमने कुछ खाया भी। तो हम आधी चम्मच पे तो रुकेंगे नहीं, हम तो उससे आगे जाएंगे। अब अगर न्यूट्रिशन की बात कर लें, तो न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो एप्पल होता है उसमें बहुत सारा फाइबर होता है, जबकि जो आइसक्रीम है उसमें कोई फाइबर नहीं होता है। जो एप्पल होता है उसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन जो आइसक्रीम होती है उसमें ना तो कोई विटामिन है, ना कोई एंटीऑक्सीडेंट है। उसमें क्या है? उसमें बहुत सारी एडेड शुगर है, उसमें और क्या है? उसमें बहुत सारा सैचुरेटेड फैट है, और ये दोनों ही चीजें हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। तो 100 कैलोरी के एप्पल और 100 कैलोरी के आइसक्रीम बराबर हुए? नहीं हुए। आइए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर हम एक मीडियम साइज पिज्जा खाते हैं, जानते हैं एक मीडियम साइज पिज्जा में कितनी कैलोरीज होती हैं? 1900 से 2200 कैलोरीज होती हैं एक मीडियम साइज पिज्जा में। और अगर हम खाने बैठे तो हम एक मीडियम साइज पिज्जा आराम से खा लेंगे। इसको हम कंपेयर करते हैं भुने हुए चने से। भुने हुए चने में अगर हमें 1900 से 2000 कैलोरीज कंज्यूम करनी हो तो कितना चना खाना पड़ेगा? आपको पता है? कोई गेस करना चाहेगा? चलिए टाइम ज्यादा ना लेते हुए मैं खुद ही बता देती हूँ कि भुने चने से 1900 से 2200 कैलोरीज अगर हमें खानी है तो हमें आधा किलो चने खाने पड़ेंगे। हम तो नहीं खा सकते, इंसानों के बस की बात तो नहीं है कि एक बार में आधा किलो चना खा लें। अब न्यूट्रिशन की बात करते हैं कि पिज्जा और न्यूट्रिशन, पिज्जा और चना दोनों में अगर कैलोरीज बराबर है तो न्यूट्रिशन में कितना डिफरेंस होगा? पिज्जा में जहां एक तरफ जो है वो बहुत ही लो क्वालिटी प्रोटीन होगा, वहीं पर जो हमारे भुने चने हैं उसमें बहुत हाई क्वालिटी प्लांट बेस्ड प्रोटीन होगा। फाइबर की अगर हम बात करें तो एक मीडियम पिज्जा में मुश्किल से 15 ग्राम प्रोटीन फाइबर होगा, जबकि भुने चने में जो है वो 60 से 75 ग्राम तक फाइबर होगा। फैट, एक तरफ पिज्जा अगर है तो उसमें सैचुरेटेड फैट होगा जो हमारे शरीर के नुकसानदेह है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बनाएगा। और दूसरी तरफ अगर हम भुना चना खाते हैं तो उसमें प्रैक्टिकली फैट नहीं होता है, और जो कुछ भी फैट होता है वो अनसैचुरेटेड फैट होता है। उसके बाद पिज्जा में बहुत ज्यादा ज्यादा 4000 से 5000 मिलीग्राम तक सोडियम होता है, और सॉल्ट बहुत ज्यादा कंटेंट में जब हम खाते हैं तो वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। जबकि भुने चने में कोई एडेड सोडियम नहीं होता है, जब तक हम उस ऊपर से जो है वो ना ऐड करें उसमें सोडियम या नमक। तो कुल मिलाकर, हाँ, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जरूर होते हैं। कितने होते हैं? बहुत थोड़े अमाउंट में कैल्शियम होता है, वो भी तब जब हम चीज पिज्जा खा रहे हैं। जबकि जो चना होता है उसमें आयरन होता है, उसमें मैग्नीशियम होता है, उसमें पोटेशियम होता है। कुल मिलाकर पिज्जा में लो फाइबर, चने में हाई फाइबर। पिज्जा में
बहुत ज्यादा शुगर जो हमारे शरीर में शुगर में सडन स्पाइक लेकर आता है, जबकि चने में लंबे समय तक थोड़ी थोड़ी शुगर रिलीज होती है, क्योंकि चने में आज सच बहुत ज्यादा शुगर या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते ही नहीं है। तो क्योंकि इसमें स्पाइक होता है, शुगर स्पाइक होता है, तो तेजी से हमारी बॉडी में इंसुलिन रिएक्ट करता है, और इंसुलिन का ये स्पाइक और लगातार बार बार स्पाइक ही इंसुलिन रेजिस्टेंस को जन्म देता है, जो आगे चल के डायबिटीज का कारण होता है। जबकि अगर हम चना खाते हैं तो चना में एक तो एक स्टेडी लो लेवल ऑफ ब्लड शुगर रहता है, उसके साथ साथ ये हमारे डाइजेशन यानी कि हमारे पाचन तंत्र को भी मदद करता है अच्छे पाचन के लिए। सैचुरेटेड फैट और बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है पिज्जा में, जबकि मिनिमल या अनसैचुरेटेड फैट होता है चना में। तो मुझे लगता है ये दो एग्जाम्पल्स काफी हैं शायद ये बताने के लिए कि सारी कैलोरीज इक्वल नहीं होती हैं, क्योंकि दो एक सी दिखने वाली कैलोरीज की न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। तो अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी हेल्थ इंप्रूव होती है। हम बहुत सारी क्रॉनिक डिजीजेस यानी कि लंबे समय तक परेशान करने वाली जो बीमारियां होती हैं ना, जैसे पहले के जमाने में राज रोग कहा जाता था, उनसे हम बच सकते हैं, चाहे वो हार्ट की डिजीज हो, चाहे वो डायबिटीज हो, और बहुत सारे कैंसर से भी हम बच सकते हैं। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होता है, हम एक्टिव रहते हैं, हम अलर्ट रहते हैं, हमारा दिमाग ज्यादा अच्छा काम करता है, हम कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से कर पाते हैं, और हम वो प्लानिंग को एग्जीक्यूट यानी कि उसको कार्यान्वित भी ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं जब हमारी हेल्थ अच्छी होती है। हमारा मूड अच्छा रहता है और खुश रह के कोई भी काम बहुत अच्छे से किया जा सकता है। हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारी इमोशनल वेलबींग के लिए एक बैलेंस डाइट बहुत जरूरी होती है। अब कौन कौन से की न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हम लोगों ने हमेशा देखे हैं, जाने हैं और बचपन से अभी तक पढ़ते आए हैं? सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट, जो एनर्जी का एक मुख्य सोर्स होता है हमारे शरीर में। उसके बाद प्रोटीन, जो हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है, ये हमारे शरीर की ग्रोथ और टूट फूट में रिपेयर में बहुत हेल्पफुल होता है। उसके अलावा भी प्रोटीन के बहुत सारे काम होते हैं। उसके बाद फैट्स, फैट जरूरी होते हैं एनर्जी के लिए, ये भी एनर्जी का एक सोर्स होते हैं, और सेल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस में और बहुत सारे पोषक तत्वों के ट्रांसपोर्ट में भी जो है वो फैट का अहम योगदान होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन और मिनरल्स, ये भी हमारे शरीर के बहुत सारे बॉडी फंक्शंस में काम आते हैं। शरीर सेल के अंदर जो छोटी छोटी एक्टिविटीज होती हैं उनमें ये विटामिन और मिनरल्स यूजफुल होते हैं, और इनकी कमी ना हो उससे जो है हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। ये हम सब ने पढ़ा है। क्या आपको लगता है कि यहाँ कुछ मिसिंग है या ये कंप्लीट लिस्ट है न्यूट्रिएंट्स की? एनीवन, कोई अनम्यूट करके बोलना चाहेगा? मुझे तो लगता है कि मैंने सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया। कुछ मिसिंग फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा, जो मैंने तो कम से कम अपनी स्कूल की पढ़ाई में और कॉलेज की पढ़ाई में नहीं पढ़ा था, वो है फाइबर। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब बहुत अच्छे से हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है तब जब हम अपने शरीर को फाइबर का बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं। फाइबर क्या करता है, एक तो हमारे शरीर में हमारी जो आंत होती है, हमारी आंतों के जो डाइजेशन होता है, जो पाचन होता है, उसमें बहुत हेल्पफुल होती है। हमारी आंतों में बहुत सारे गुड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे पाचन में हेल्पफुल होते हैं, उनका उनका खाना होता है फाइबर। तो वो उसको जब हम फाइबर लेते हैं तो उनको बहुत अच्छे से फ्लरिश होते हैं। फाइबर हमारे ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल रखने में मदद करता है। दूसरी चीज एक और वो होती है जिसे हम यूजुअली न्यूट्रिशन में काउंट नहीं करते हैं, पर वो न्यूट्रिशन का सबसे अहम हिस्सा होता है, वो होता है पानी। पानी हर सेल की हर एक्टिविटी के लिए जरूरी होता है। उसके साथ पानी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। हमारे शरीर में जितनी भी वेस्ट बनता है, वो वेस्ट को शरीर से बाहर निकालने में पानी एक बड़ा मीडियम होता है। और एक बहुत जरूरी चीज होती है फाइटोफैक्टर्स। फाइटोफैक्टर्स क्या होते हैं? फाइटोफैक्टर्स
पौधों से, तो फाइटो मतलब पौधों से निकलने वाले ये कुछ केमिकल्स होते हैं जो सिर्फ किसी पर्टिकुलर पौधे में पर्टिकुलर टाइप के ही फाइटो फैक्टर्स होते हैं। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे हजारों की क्वांटिटी में फाइटो फैक्टर्स होते हैं, 5-6 उसमें से मेन है। अगर आप एग्जाम्पल के उस पे लेना चाहें तो जैसे कि हल्दी का करक्यूमिन, हमने बचपन से सुना है कि हल्दी जो है वो चोट में फायदा करती है, हल्दी से इम्यूनिटी अच्छी होती है, हल्दी हमें इन्फेक्शन से बचाती है, सबने सुना है। वो क्यों होता है? वो हल्दी के अंदर वो फाइटोफैक्टर्स होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे फाइटोफैक्टर्स होते हैं, कैटेचिन्स होते हैं, ल्यूटीन और जियाजेंथिन होते हैं जो आंखों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ये फाइटोफैक्टर्स सिर्फ तभी मिलते हैं जब वो पर्टिकुलर प्लांट या उस फल और सब्जियां हम खाते हैं जिनमें वो पाया जाए, और वो फ्रेश हम खाएं, तभी ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। अब जैसे मैंने बात करी कि हमें बैलेंस्ड मील लेना चाहिए, तो बैलेंस्ड मील प्लेट कैसी दिखनी चाहिए? यहाँ पे आप देखिए, एक आइडियल बैलेंस्ड प्लेट दिखनी चाहिए ऐसी कि जिसमें आधा, ये आप देख रहे हैं कि 50 तक इसमें जो है वो फाइबर होना चाहिए। अगर हम 100 तक काउंट करते हैं तो उसमें से 50 यानी उसका आधा फाइबर होना चाहिए, और फाइबर का आधा प्रोटीन, और उतना ही कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, और थोड़े अमाउंट में गुड फैट होना चाहिए। ये कार्बोहाइड्रेट सिंपल नहीं, यानी सिंपल शुगर नहीं होना चाहिए कि हमने ढेर सारी चीनी घोल ली, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। उस पर डिटेल में हम बाद में बात कर लेंगे। ऐसी कुछ हमारी बैलेंस्ड प्लेट दिखनी चाहिए आइडियली। जबकि हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो प्लेट का कंज्यूम करते हैं, जो खाना खाते हैं, वो कैसी दिखती है? वो कुछ ऐसी दिखती है। ये है हमारी डाइट का इम्बैलेंस। हम अपने खाने में 70% के करीब कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। कहाँ उसको होना चाहिए था 25%, उसको हमने 3 गुना बढ़ा रखा है। और बहुत थोड़ी मात्रा में प्रोटीन और फाइबर। फैट को यहाँ पे इसलिए मेजर नहीं किया है क्योंकि फैट यूजुअली हम बहुत सारा पीते नहीं है। ऑल्दो अगर आप बेकरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं और जिसने बनाए होंगे या बनते देखे होंगे, उसमें जितना ऑयल पड़ता है मुझे लगता है वो पीने के बराबर ही है। पर फिर भी फैट में हम ज्यादा ध्यान ये रखते हैं कि फैट हमने गुड फैट कंज्यूम किया है या बैड फैट कंज्यूम किया है। लेकिन ये अमाउंट में डिस्पैरिटी आप देख रहे हैं कि कितना हमें खाना चाहिए और कितना हम खा रहे हैं। तो हमारी एक हेल्दी प्लेट कैसी दिखनी चाहिए? हमारी हेल्दी प्लेट कुछ ऐसी दिखनी चाहिए जिसमें आधी प्लेट जो है उसमें या तो वेजिटेबल्स होनी चाहिए या फ्रूट्स होनी चाहिए। प्रिफरेबली ये कच्चे होने चाहिए, फ्रेश होने चाहिए। हम थोड़े कुक्ड वेजिटेबल्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन कुक्ड का मतलब ओवर कुक्ड नहीं, इतना नहीं कि उसको भून भून के वो हरी भिंडी जो है वो लाल हो गई, भूरी हो गई। कुरकुरी कुरकुरी भिंडी बहुत फेमस है, उसमें भिंडी नहीं है, उसमें सिर्फ कुरकुरापन है। तो जो सब्जियां पकी हुई हैं वो बहुत कम ऑयल में, कम पानी के साथ, और बहुत ओवर कुक नहीं होनी चाहिए, लो हीट पे पकी हुई। ये तो हो गई हमारी आधी। बाकी की बची हुई जो आधी प्लेट है उसमें आधा प्रोटीन और आधा जो है हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना है। प्रोटीन हम किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, हम उसमें दालें ले सकते हैं, हम उसमें चना ले सकते हैं, राजमा ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं। प्रोटीन हम डिफरेंट अपनी चॉइस के हिसाब से चूज कर सकते हैं। और जो हम रोटी, जो हम ग्रेन्स ले रहे हैं, जो हम कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए। वो सफेद, वो मिल वाला आटा नहीं होना चाहिए। वो यूजली हमें जो प्रिफरेबल होता है कि हम आटा अगर लेते हैं गेहूं का, तो उसके साथ में हमें कोई मोटा अनाज मिक्स कर लेना चाहिए। एक मोटा अनाज काफी होता है, लेकिन बहुत ज्यादा ग्रेन्स, बहुत वराइटी ज्यादा, जैसे कहते हैं मल्टी ग्रेन आटा, वो भी बहुत प्रेफरेबल नहीं होता है। और ये जो है आपके घर के पास वाली चक्की का पिसा हुआ आटा हो तो ज्यादा अच्छा, जिसको हमें छानना नहीं हो, जिसमें चोकर भी हो, तब वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। ये रोटी का फॉर्म है। इसके अलावा जो है सूजी यूज कर सकते हैं, दलिया यूज कर सकते हैं, पोहा यूज कर सकते हैं, बहुत सारी ओट्स यूज कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और इसमें एक चीज और दिख रही है जो आपको शायद दिखाई दे रही होगी, 9 इंचेस की प्लेट है। तो जहां पर हम कैलोरीज की बात कर रहे थे कि हम कम कैलोरीज खा रहे हैं या ज्यादा कैलोरीज खा रहे हैं, हमें क्या करना होता है? हमें अपनी प्लेट डिजाइन इस तरह से करनी होती है। अगर हमें वेट लॉस करना है तो हमारी प्लेट का साइज छोटा हो सकता है, यानी हम 12 इंच की प्लेट की जगह 9 इंच की प्लेट लें, लेकिन उसमें
प्रपोर्शन यही रहेगा। हमारी नाश्ते की प्लेट शायद और छोटी हो सकती है, 7 इंच की हो, लेकिन प्रपोर्शन उसमें भी उतना ही रहेगा। हाँ, वो इतनी छोटी वाली जो प्लेट होती है ना, उतना छोटा खाना नहीं खाना होता है, क्योंकि हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन पूरा मिलेगा नहीं। तो इस तरह की आइडियली प्लेट दिखनी चाहिए। अब मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दिखाती हूँ। ये रियल प्लेट्स हैं, ये इंटरनेट से डाउनलोड की हुई पिक्चर्स नहीं हैं। इनफैक्ट ये हमारे आरोग्यम आनंदम कम्युनिटी के पूल से भी निकाली हुई पिक्चर्स नहीं है कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर इस तरह की चीजें बनाई हुई। ये मेरे किचन से बनी हुई, मेरी डाइनिंग टेबल पे फोटो खींची हुई ये है नाश्ते की प्लेटें। इस तरह से बहुत सारी प्लेट्स हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने खाने की चॉइस के हिसाब से हम डिजाइन कर सकते हैं, जिसमें हम वैरायटी ऑफ फ्रूट्स नाश्ते में ले सकते हैं। आप पहली प्लेट में देखिए तो प्रोटीन में सफेद मटर है, सिवई है। दूसरी प्लेट में आप देखिए तो उसमें प्रोटीन में काले चने हैं, और कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो उसमें सूजी का उत्तपा है, जिसमें अगेन बहुत सारी वेजिटेबल्स पड़ी हुई हैं। इसके अलावा आप बेसन का चीला ले सकते हैं, साथ में आप मट्ठा ले सकते हैं, आप पोहा ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं। जितनी ज्यादा वैरायटी ऑफ फ्रूट्स हम लेते हैं उतना अच्छा रहता है। तो ये हमारी कुछ ब्रेकफास्ट की प्लेट्स के एग्जांपल्स हैं। अगर हम मील प्लेट्स की बात करें तो हमारी मील प्लेट्स कुछ इस तरह की दिखनी चाहिए, जिसमें हमारा वही आधा जो है वो सलाद और सब्जी से भरी हुई होनी चाहिए, बाकी की आधी में हमारी रोटी। ये जो रोटी है, ये पहले वाले में जो है वो गेहूं और जौ की रोटी है, और उसके साथ में चने हैं, छोले हैं, और दूसरी वाली प्लेट में गेहूं और रागी की रोटी है, उसमें मिक्स दाल है और सब्जियां हैं, सैलेड हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत सिंपल है, और ये प्लेट मुझे तो कम से कम देखने में बहुत सुंदर लगती है, एंड आई एम श्योर आप भी अगर अपनी प्लेट इस तरह से डिजाइन करके खाना खाएंगे तो आपको भी वो बहुत टेम्पटिंग लगेगी खाने में। ये भी कुछ प्लेट्स के एग्जांपल्स हैं जो हम ले सकते हैं। अगर आपको चावल ज्यादा पसंद है तो आप रोटी को चावल से रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा होगा अगर आप चावल ऐसा चूज करें जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, तो वो भी टेंशन नहीं रहेगी कि चावल खाने से कहीं शुगर तो नहीं बढ़ जाएगी। तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अगर हम हेल्दी रहना चुनते हैं तो खाने के लिए हमारे पास प्लेंटी ऑफ हेल्दी और टेस्टी ऑप्शंस हैं। हम उसमें कुछ भी मिक्स एंड मैच करके अपना खा सकते हैं। अगर बहुत जल्दी में है हम, तो हम नाश्ते में कुछ ऐसे स्मूदी टाइप का ले सकते हैं, जहाँ पे दही ले सकते हैं, कुछ उसमें फ्रूट्स होंगे, एप्पल हुआ आपका, जो है जो भी आपको उस समय फ्रूट्स मिल रहे हैं, आपने उसमें थोड़ा सा प्रोटीन डाला, या आप मील रिप्लेसमेंट ले सकते हैं। अगर आपके पास बैठ के खाने का टाइम नहीं है तो आप इस तरह का भी कुछ ट्राई कर सकते हैं, जो कि आपके लिए हेल्दी होगा और आपके न्यूट्रिशन की डिमांड को पूरा कर रहा है। अगेन प्रपोर्शन वही रहना है, हमें खाना कुछ भी हो। एड कलर्स टू योर मील, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे फाइटोफैक्टर्स की बात करी थी, वो यहाँ पर अप्लाई होता है। पहले वाली पिक्चर जरूर एक आइडियल पिक्चर है कि कैसे डिफरेंट कलर्स जो है हमें अपने मील में ऐड करनी चाहिए, बट अगेन दूसरी पिक्चर मेरे अपनी ब्रेकफास्ट टेबल की है। तो ये तो सारे फ्रूट्स मिलते हैं बाजार में, हम आराम से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने ब्रेकफास्ट में। तो अपने खाने में कलर्स को जरूर ऐड करिए। कैसे हम अपने मील प्लान को बनाएंगे? अगेन कलर्स बहुत सारे हम लेंगे, जितने ज्यादा कलर्स लेंगे उतने ज्यादा विटामिन, मिनरल्स और फाइटोफैक्टर्स हम अपने खाने में ऐड करेंगे। पोषण कंट्रोल मैंने ऑलरेडी बताया है, कैसे हम प्लेट साइज से अपना पोषण कंट्रोल कर सकते हैं। मील की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक फिक्स टाइमिंग होनी चाहिए। जो भी हमारा शेड्यूल हो उसके हिसाब से हम अपना एक टाइम जरूर फिक्स कर ले पहले से कि ये हमारे खाने का टाइम है। यहाँ पर हम लोग बहुत सारे, स्पेशली जो वर्किंग लोग होते हैं, वो बहुत ज्यादा इसमें उनके संग दिक्कत होती है कि वो अपना खाना काम पहले कर ले उसके बाद खाना खाएंगे। नहीं, खाना हमारी हेल्थ के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हम एक टाइम जरूर अलॉट कर लें, और माइंडफुल तरीके से खाएं। अपने खाने को देखें, इतनी सुंदर प्लेट होगी तो उसको देखें, उसको अपनी आंखों से पहले उसका आनंद लें, उसकी खुशबू लें, वहां से उसका आनंद लें, और बाद में उसके हर बाइट का स्वाद लें। जब हम माइंडफुल तरीके से खाना खाते हैं तो वही खाना हमारे शरीर को ज्यादा अच्छे से, हमारा शरीर उसको एब्जॉर्ब कर पाता है, डाइजेस्ट कर पाता है। इसके बाद हमने पूरा अपना प्लेट प्लान कर लिया, हमने सब चीज बैलेंस में ले ली, लेकिन तब भी रिसर्चेस में ये देखा गया, और ओवर द वर्ल्ड ये सारी रिसर्चेस हुई हैं, और हम लोगों ने अपने एक्सपीरियंस में भी देखा है कि पूरी बैलेंस्ड मील लेने के बाद भी
कुछ जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी रह जाती है। लाइक हम प्रोटीन कितना भी खा लें, हम अपने शरीर की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते हैं। जो हमारे आइडियल वेट के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम के करीब पर किलोग्राम बॉडी वेट हमें खाना चाहिए, वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है। वहां पे हम सप्लीमेंट कर सकते हैं उसको, लेकिन सप्लीमेंटेशन हमें इंटेलिजेंटली करना हो, क्योंकि हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए आजकल बहुत ज्यादा मार्केटिंग का जमाना है। तो ऐसा तो नहीं है कि हम सप्लीमेंटेशन के नाम पे क्या खा रहे हैं वो हमें जरूर पता होना चाहिए। हमें ऐसे सप्लीमेंट्स चुनने चाहिए जो नेचर से डिराइव्ड हो, लेकिन साइंटिफिकली उनके बेस्ट न्यूट्रिएंट्स हम तक पहुंच रहे हों। जो प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे हैं, जो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, वो ऑर्गेनिकली ग्रो हो रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि उनमें बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं उनको ग्रो करने में, तो वो हमें फायदा करने से ज्यादा नुकसान ही करेंगे। तो ऑर्गेनिकली ग्रोन है तो इससे अच्छा कुछ नहीं होता है। क्या हम जो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं उनमें सीड यानी कि खेतों में जो बीज बोया गया है वहां से वो फसल कैसे उगाई है, कैसे वो जो है हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक आई है और वहां पर सप्लीमेंट्स बने हैं, ये पूरी प्रोसेस क्या अंडर कंट्रोल है, अंडर सुपरविजन है, क्या इसके लिए कोई थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन किया गया है। थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन हमेशा अनबायस्ड होता है, तो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन कोई भी प्रोडक्ट खरीदते समय हमें जरूर देखना चाहिए। क्या ट्रेसेबिलिटी है, हम बाहर का खाना क्यों नहीं खाते हैं, घर का खाना क्यों प्रेफर करते हैं। हमें पता नहीं होता है कि बाहर कैसे बना रहे हैं, सफाई से बना रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, इसलिए तो हम घर का खाना प्रेफर करते हैं। तो अगर यही चीज हमें सप्लीमेंट्स में मिल जाए, हमें ये पता चल जाए, दिख जाए कि वो कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहे हैं वो सप्लीमेंट, क्या प्रोसीजर है, यही ट्रेसेबिलिटी है। और अगर हम ये सब कुछ ट्रेस कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि वो ट्रस्टवर्दी ब्रांड है जो हमें इस तरह के सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कर रही है। तो इंटेलिजेंट सप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है, चाहे वो प्रोटीन का हो, चाहे वो विटामिन एंड मिनरल्स का हो जो हमारी डाइट से नहीं आ पा रहे हैं, चाहे वो गुड फैट का हो। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी बॉडी के, उसके अलावा हर किसी की अपनी अलग नीड्स हो सकती हैं। तो क्या क्या करना है हमें, किस तरह से हम इस प्लेट को कर सकते हैं, बना सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज हम पहले से प्लान कर लें तो बहुत अच्छा होगा। हम जब बाजार जाएं तो हम ध्यान से कि हाँ हमें वैरायटी ऑफ फ्रूट्स लेने हैं, अलग अलग कलर के फ्रूट्स, ये भी लिया ये भी लिया। तो वो हम अगर पहले से प्लान करेंगे कि कल हमें प्रोटीन में क्या लेना है, शायद हमें रात में चने भिगोने पड़े, कल हमें कार्बोहाइड्रेट में क्या लेना है उसकी हम तैयारी कर लें। और अगर हम वर्किंग हैं तो हमारे लिए ये प्रायर प्रिपरेशन बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि सुबह का टाइम हमारा बहुत बच जाता है। उसके बाद जो हम बाजार से चीजें लेकर आ रहे हैं उनका लेबल जरूर पढ़ें। अभी मैं आपको बताती हूँ कि मेरे घर में एक बहुत बड़ी ब्रांड है, मैं नाम नहीं लूंगी, उनका मल्टीग्रेन आटा आया। मल्टीग्रेन आटा यूज नहीं करना चाहिए, ये हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन वो बहुत अपने अच्छे प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती है वो ब्रांड। वो मल्टीग्रेन आटा लेकर आया, जब हमने उसका लेबल पढ़ा तो उस लेबल के हिसाब से कोई भी उसमें जो ग्रेन ऐड किया हुआ था वो रिकमेंडेड क्वांटिटी में नहीं था, पहली चीज। दूसरी चीज, जब मैंने वो आटे को निकाला पैकेट से बाहर तो वो मैदे से भी ज्यादा फाइन था। हम मल्टीग्रेन आटा या अपने गेहूं में दूसरा अनाज इसलिए मिलाते हैं कि हमें मोटा अनाज खाना चाहिए, जब हम उसको भी मैदे जितना महीन कर दे रहे हैं तो वो कहाँ किसी काम का रहा। तो लेबल्स पढ़ने बहुत जरूरी होते हैं। हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है, पूरे दिन में पानी, इसके ऊपर पूरा सेशन है कि हाइड्रेशन हम कैसे अपनी बॉडी को अच्छा हाइड्रेशन दें। थोड़ी थोड़ी देर पे सिप करके हमें पानी पीते रहना चाहिए, ये बहुत इसेंशियल चीज होती है हमारी बॉडी के लिए। तो अपने शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन दें, ये बहुत क्रूशियल है एक्टिव और हेल्दी लाइफ के लिए। ये छोटे छोटे परिवर्तन अभी से शुरू करें अपने लिए, अपने परिवार के लिए। ये छोटी छोटी हैबिट्स हमारी ओवरऑल हेल्थ में मल्टीप्लाई करती हैं, हेल्थ को इम्प्रूव करने में। और ये सब हम लोगों ने यहाँ करके देखा है और एक्सपीरियंस किया है। अपनी चॉइसेस उस हिसाब से बनाएं जो आपकी जानकारी है, आपको जो इसमें कुछ डाउट्स हैं या कुछ जानना चाहते हैं सप्लीमेंट्स के बारे में, प्लेट कैसे डिजाइन करें, टाइम कैसे करें, उसके बारे में आप हमारे थर्सडे के सेशंस में लगातार आ सकते हैं। इन पे हम लगातार बात करते हैं, या आप 1 to 1 भी हम में से किसी से बात कर सकते हैं। हम आपको डिटेल में उस चीज के ऊपर गाइड करेंगे। ये